एक बेसिक सा न्यूमेरिकल देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। एक सेकंड में आप लोगों को अनम्यूट कर दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, so you have three particles, each of mass m. इसको जल्दी जल्दी नोट करो क्वेश्चन। आर लोकेटेड at the vertices of an equilateral triangle of side A. Particle go around in a circle due to mutual force, gravitational attraction. Mutual force of gravitational attraction. What must be velocity of particle so that particle maintain equilateral triangle all the time. Also find time period circular motion. तो देखिए इसे साथ में सॉल्व करते हैं। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, तीन पार्टिकल्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। सो ये समझ लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं, यहाँ होनी पाएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर वर्टेक्स के ऊपर तीन पार्टिकल्स हैं। ये भी मास m का पार्टिकल, ये मास m का पार्टिकल है, ये मास m का पार्टिकल, हर साइड a मान। अब वो आपसे कह रहा है ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पीछे मूव कर रहे हैं ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो ऐसा समझ लो एक सर्कल है, एक सर्कल बना देते हैं, इस सर्कल के हर वर्टेक्स पर एक पार्टिकल आ रहा है। इसको मैं छोटा कैसे करूं भाई, ये ट्रायंगल फिट करने के चक्कर में शायद थोड़ा सा, हाँ ये। तो ये सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। वो आपसे कह रहा है जरा वेलोसिटी निकाल देना किसी भी पार्टिकल की। ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी और ये पार्टिकल नंबर सी। अब किसी एक पार्टिकल को ले लो, सिमेट्रिकल है ना, किसी एक का सर्कुलर मोशन ले लो। सर्कुलर पाथ पर जाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत होती है, जरा बताया कोई मुझे फोर्स का नाम सुना हो आप लोगों ने? अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है उसको फोर्स चाहिए। टॉर्क, क्या बात, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स देती है, बहुत पढ़ा था हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। इस मास जो ए पर रखा है इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे? सो टू मूव mg कहां से आ गया? अर्थ थोड़ी ना है। ऑन सर्कुलर ट्रैक
mass m at A need centripetal force. A पर जो मास m है उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है. अब इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? देखिए इसे सेंट्रीपिटल फोर्स B वाला मास भी प्रोवाइड करेगा और इसे सेंट्रीपिटल फोर्स C वाला मास भी प्रोवाइड करेगा. सो मास एट B and C will exert gravitational force on A. This will provide centripetal force. तो ये gravitational force centripetal force provide करेगी. तो पहले तो gravitational force ही निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं centripetal force कैसे आएगी. So A को C वाला मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, A वाले मास को C वाला मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. फोर्स का नाम कैसे देते हैं? लास्ट क्लास में सिखाया था, फोर्स ऑन मास एट A ड्यू टू मास एट C. सिमिलरली B वाला मास A वाले मास को अट्रैक्ट करेगा, नाम आप कैसे लिखोगे? फोर्स ऑन मास एट A ड्यू टू मास एट B. और इक्विलेटरल ट्राइंगल ये एंगल कितना होगा? अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत क्लियर कट दिखना चाहिए कि FAC और FAB दोनों का मैग्नीट्यूड, FAC का मैग्नीट्यूड और FAB का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड से, और ये मैग्नीट्यूड है GM स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर, क्योंकि मासेस सेम, सेपरेशन सेम. नेट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स ऑन मास एट A. नेट फोर्स ऑन मास एट A. ये भी आपने सीखा था लास्ट क्लास में, तो बहुत किए थे सुपरपोजिशन. सर √3 √3 है. तो दोनों को ऐड कर देते हैं. देखो उसका आ भी गया, सही आ रहा है. FAC प्लस FAB. इन दोनों को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लो. यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो. दो वेक्टर्स हैं 60 डिग्री पर, तो जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. उज़ैर इतना हो गया तो आगे शुरू कर दो. वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करो. FA स्क्वायर B स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ FAC FAB cos 60. मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूं. देखो FAC और FAB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, दोनों की जगह FAC लिख देता हूं, है ना. FAB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर, इसको भी FAB लिखा और FAC की जगह भी FAB लिख दिया. मैं फिर बता रहा हूं मैं कर क्या रहा हूं. यहां ये जो FAC है इसकी जगह भी मैं FAB लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ FAB स्क्वायर इनटू cos 60 विच इज हाफ. तो देखिए ये जो FAC है इसकी जगह FAB लिख दिया, तो FAB इंटू FAB स्क्वायर हो गया. cos 60 था, इसे हाफ लिख दिया. सो ये 2 से ये हाफ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 टाइम्स FAB स्क्वायर. तो ये आ गया FAB √3. अब आपका काम सिर्फ इतना है, किसी तरह से FAB निकाल दीजिए. FAB तो ऑलरेडी आपको पता है. FAB कितना है? FAB है, FAB इज दिस GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर. इसको रख दीजिए यहाँ. सो नेट फोर्स हो गई GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर इनटू √3. So this is the net force GM square by A square into √3. ये नेट फोर्स एक्ट करेगी. कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट फोर्स आ गई आपके पास. अब दिस नेट फोर्स विल एक्ट एज, ये जो फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी. दिस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो न्यूमेरिकल का पहला ये पार्ट था. भाई यहां तक मुझे डाउट्स बताइए, यहां तक डाउट्स बताना शुरू कीजिए. खुदा देखो मैग्नीट्यूड्स इक्वल है ना. देखो जब m पर फोर्स कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? GM बाय A स्क्वायर. जब इसकी वजह से लोगे मासेस सेम, सेपरेशन सेम, तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही आएगा. यस सर. ओके. और डाउट्स बताइए मुझे. रमशा, आतिफ, अब्दुल्ला खान, दानिश. सर फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए. फर्स्ट स्लाइड तो क्वेश्चन है बस. मैं भी दिखा दूंगा, सारी स्लाइड्स दिखा दूंगा. हर्षित थर्सडे
सर हो गया। हो गया, चलो गुड। लिखना एक बार आंसर लिखो। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब आप सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, आप लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, which is equal to f, where f is g m square root 3 divided by a square. M will cancel this square, so v square is r gm root 3 divided by a square. So your v is एक रूट और चला गया, gm root 3 by a square r. Yeah. अब इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है आर। आर नहीं पता, मैं रेडियस और सर्कुलर पाथ थोड़ा ना पता था। देखो हमें तो साइड पता थी ट्राइंगल की। अगर ये सर्कल का सेंटर है देन दिस इज द रेडियस, देन दिस इज द ना उजायर। बाकी सब आप सही कर रहे हैं, रेडियस नहीं पता, रेडियस निकालना पड़ेगा एक ही टर्म्स में। दिस इज द रेडियस। अब कैसे सोचोगे रेडियस कैसे निकालोगे? देखो तुम्हें ये साइड, हाँ साइड की टर्म्स में रेडियस निकाल देते हैं, एग्जैक्ट पाइथागोरस नहीं बचे। ये एंगल मिल जाएगा, टोटल 60 होता है, ये 30 हो गया, ये बाई 2 हो गया। और देखो राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। तो तुम्हें बेस पता है और तुम्हें हाइपोटेनस पता है और एक एंगल पता है, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे ज्यादा सूट करेगी? कॉस। कॉस होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस पता है, हाइपोटेनस एंगल दिया, तो बेस्ट चॉइस तो यही होगी कि आप कॉस यूज कर लीजिए। तो कुछ ट्राइंगल का नाम दे दें यार, ओ है और ये बी था और इसे एन कह देते हैं। ओबीएन में इन ट्राइंगल ओबीएन कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है a/2, देख लीजिए एक बार और। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है a/2, हाइपोटेनस r है, तो इट्स a/2 बाय r। तो अगर मैं यहां से r निकाल, सॉरी r, तो यहां से अगर मैं r निकालूं, cos 30 is a/2r। cos 30 होता था √3/2 is a/2r। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, r आ गया a/√3। इसे कहता हूं मैं पहली इक्वेशन, इसे कहता हूं मैं दूसरी इक्वेशन। तो यहां जो r आ रहा है वो सेकंड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन में रख देते हैं। जब दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन में रखेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इज √, इट्स gm√3 by a square into r। r क्या है? a/√3। r की जगह a/√3 रख दीजिए, a से स्क्वायर चला गया, सो ये आ गया √, gm by a। सो ये वो वेलोसिटी है जिससे ये मासेस घूमते रहेंगे। शफक का डाउट है a/2 cos 30 करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ शफक, मैंने वही तो लिखा, देखो a/2 cos 30 तो लिखा फाइनली। a/2 cos 30 नहीं, a/2 by cos 30। शफक cos 30 is a/2 r ना, तो r हो जाएगा a/2 by cos 30। हाइपोटेनस निकाल रहे हैं, बेस नहीं। डाउट्स बताइए और मुझे इसमें, इस पॉइंट पर कोई डाउट है सेकंड स्टेप में जब सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट किया? अच्छा जी, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलिए अब लिखना शुरू कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, इसे लिखिए। जब हो जाए मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सर पार्टिकल के बाद ये क्या लिखा है? पार्टिकल सो लोकेटेड, यहाँ से ये कह रही है ना, पार्टिकल गो राउंड इन अ सर्कल। नहीं सर, ये सेकंड थर्ड लास्ट लाइन। Circle, 3 particles each of mass m are located at the vertices of an equilateral triangle of side A.
particle go round in a circle due to mutual force of gravitational attraction, what must be velocity of particles so that particles Yes, sir. maintain हो गया. So that hour. particle maintains equilibrium? भैया लिख लें तो बताइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आऊंगा. डन सर. ठीक है. सर टाइम पीरियड 2 No, पाई sir. बाई v वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे ना इसमें. अच्छा हाँ, वेलोसिटी निकाल दी तो टाइम पीरियड आ जाएगा. हाँ, 2 पाई r by v. बिल्कुल. हाँ हाँ, लिखिए लिखिए. Done, sir. अरे सिंपल, 2 pi r by v. V is 2 pi r by time period. Speed is distance upon time. पीरियड के लिए इसे यूज कर लीजिए. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन द टाइम. कोई नहीं अलीना, कोई बात नहीं. ठीक है अर्षित, वेरी गुड. भाई इतना लिख लो तो मुझे बताओ, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं फिर. Done, sir. ओके. No, sir. Wait. ठीक है ठीक. हाँ साजिद, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स देती है. जैसे जब प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है. तो यहाँ भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, कोई फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी. डिसाइड ऐसे करते हैं कि जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी. तो यहाँ नेट ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है. सो दिस नेट ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. साजिद. मैं लिखा आप लोगों ने, नेक्स्ट स्लाइड पर है. Yes, sir. अच्छा नहीं लिखा था, लिख लो. चलिए. तो इतना हो जाए बताइए मुझे, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं फिर. चलिए लिखिए इसे. So अभी नहीं लिखा. अच्छा भी नहीं. Done, sir.
चलो भाई खत्म हुआ। टाइम पीरियड कर लेना कैलकुलेट 2 पाई आर बाई वी, मैं लिख देता हूँ। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो स्पीड इज डिस्टेंस 2 पाई आर बाय टाइम। टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू, और आर स्मॉल आर होगा जो भी रेडियस होगा पास किया। चलिए देखिए, डन सर। सो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे लास्ट क्लास में जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें सिर्फ फोर्स निकालनी थी। अब उस फोर्स को ऐसे कई तरह से यूज कर सकते हैं। आफ्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ग्रेविटी में आपको बता चुका था कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ग्रेविटी कहते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे जरा ढंग से सुनना और लिखिएगा आप बाद में, पेन रख दीजिए, सुनिए, लिखने की टेंशन मत दीजिए, मैं दोबारा इन स्लाइड्स पर आऊंगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और प्लैनेट, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं या किसी और प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो उस प्लैनेट की फोर्स, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है। लाइक अगर हम अर्थ को ले रहे हैं, सो दिस इज अर्थ, अर्थ की सरफेस पर आपने एक बॉडी रख दी, रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर। अर्थ की सरफेस पर आपने एक बॉडी रखी हुई है, मास ऑफ द बॉडी स्मॉल है, ये रेडियस है अर्थ का कैपिटल आर, मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल है। तो इस बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखो मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी बस इलैबोरेट करने के लिए लिख रहा हूं। अगर मैं सिर्फ ग्रेविटी भी लिख दूं, इसका भी मतलब यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लेगा ऑन मास है। तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं भाई मास है, पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास नहीं है, स्फेयर है, लेकिन स्फेयर के लिए बॉडी बाहर रखी हुई है। हमने सीखा था न्यूटन शेल थ्योरम में कि ऐसे बिहेव करेगा कि इसका सारा का सारा मास सेंटर पर है, तो ये ऐसे बिहेव करेगा कि ये मास यहां रखा है, ये पूरे अर्थ का मास अर्थ के सेंटर पर है, अर्थ और इस मास के बीच में सेपरेशन आ रहा है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, दैट सिंपल जी कैपिटल एम स्मॉल एम divided by the square of separation between them, r square. That's first equation. अब acceleration due to gravity, ये gravity है, gravitational force. Acceleration due to gravity को g से represent करेंगे, this is force divided by mass. तो force is this gmm by r square divided by m, it gets cancelled out. So the acceleration due to gravity is this, it's gm by r square, that is equation number 2. अब अगर मैं यहाँ वैल्यूज रखनी शुरू कर दूं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्चुअल फॉर्मूला, व्हेन द मास इज प्लेस्ड ऑन मास m प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, जब ये मास m अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है तो क्या होगा? दिस इज gm by r square. तो अर्थ के लिए अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं, आप सब रख दीजिए, g is 6.67 into 10 raised power minus 11, mass is 6 into 10 raised power 24, radius of earth is 6.4 into 10 raised power 6 का स्क्वायर। तो आप सब कुछ सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड। सो देखिए ये सिर्फ अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है, ये भी अर्थ का रेडियस है, बॉडी पर डिपेंड नहीं करता। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़े, हो जाए तो मुझे बताइए।
डन सर। सर ऐसा भी तो होता है सर कि वैल्यू चेंज हो जाती है जी की, अगर हम मतलब किसी चीज के मतलब इक्वेटर के पास जाएंगे तो सर मतलब प्लेनेट पे कैसे फिर? हाँ, ये हमारे वेरिएशंस पर। अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि अर्थ इज अ स्फीयर, परफेक्ट स्फीयर, एक प्लैनेट है विच इज अ परफेक्ट स्फीयर जिसकी सरफेस पर बॉडी रखी हुई है और ये रोटेट नहीं कर रहा। अभी इसमें वेरिएशंस आएंगे, जो आप कह रहे हैं उनको वेरिएशंस में स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक वही स्टार्ट। सर लास्ट वर्ड क्या लिखा है लास्ट सेंटेंस में? प्लैनेट। सो जो ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसमें दो अप्रोक्सीमेशंस जा रही हैं। एक, दैट अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर। सेकंड, बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक और है, दैट अर्थ इज नॉट रोटेटिंग। अगर आप बॉडी को कहीं और रख दो, हाइट पे रख दो, अंदर ले जाओ, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अर्थ रोटेट करना शुरू कर दे, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। शेप आप कंसीडर ना करें, मतलब अगर आप एक्चुअल शेप कंसीडर करें तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसा कि ये कह रहा था उज़ैर। तो उन सारी चीजों को हमें वेरिएशंस में पढ़ना होगा। सर एक सेकंड पीछे दिखाइए। No, sir, wait. हाँ सिया। Sir, wait. हाँ जी, हो गया। Sir, एक मिनट। सो ख्याल रखिएगा कि 9.8 इज ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, प्रोवाइडेड कि हम वगैरह इग्नोर करते हैं, तब 9.8 होता है। नाउ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन फैक्टर्स की वजह से वेरी कर सकता है। 4-5 फैक्टर्स आपको स्टडी करना है। फर्स्ट जो फैक्टर आता है दैट इज विद हाइट। विद हाइट मींस बॉडी को अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर रख दिया, मींस बॉडी इज प्लेस एट हाइट h with respect to surface of earth। अर्थ की सरफेस की रिस्पेक्ट में बॉडी को हाइट h पे रख दिया। सो ये है, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ और ये आपकी बॉडी है। अर्थ की सरफेस से इसे h हाइट पे रखा। रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल। अब आपको चाहिए यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, हमेशा आप सेपरेशन अर्थ के सेंटर से लोगे, तो ये जो पूरा सेपरेशन है r प्लस h, इसे मैं स्मॉल r कहूंगा, विच इज r प्लस h। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। अब g नहीं लिखेंगे, g हम तब लिखते हैं जब अर्थ की सरफेस पर हो। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो gm/r² था भाई, अर्थ का मास तो सेम रहेगा, कैपिटल R की जगह अब आप स्मॉल r यूज करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा gm/r²। ये एक एक्सप्रेशन है, पहली इक्वेशन। अब आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे आप स्मॉल g की टर्म्स में कन्वर्ट करो, आंसर आ गया। आप इससे सारे काम कर सकते हैं। अब बस मैं इसे अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करता चला जाऊंगा, जो अक्सर आपको टेक्स्ट बुक्स में दिखती है। अगर ये आपके समझ में आया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h हाइट पर आ गया। अगर आप जरा ढंग से देखो इसे, अर्थ की सरफेस पर दिस इज एट हाइट h,
So this is value of acceleration due to gravity at height h. h height पर acceleration due to gravity की ये value है g prime, which is gm by r square. लेकिन अगर आप अर्थ की सरफेस पर आओगे, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, भाई देखिए फातिमा, अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये एक्सप्रेशन होता है gm by r square. ये हमने अभी पढ़ा था. अब मैं आपसे कह रहा हूं बॉडी को कुछ हाइट पर रख दीजिए, h हाइट पर लेके अर्थ के सेंटर से बॉडी तक का सेपरेशन स्मॉल r है जो r प्लस h है. तो फर्क क्या आएगा, अर्थ का तो मास होगा ही होगा, बस कैपिटल R की जगह आप स्मॉल r यूज कर दो, बस ना कर. अब अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो देखिए दोनों में न्यूमरेटर सेम है. यहां डिनोमिनेटर ज्यादा है या डिनोमिनेटर कम है? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. तो आप लिख सकते हैं g प्राइम इज लेस देन g. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट में सरफेस के कंपेरेबल से कम होगी, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों जगह सेम है. यहां डिनोमिनेटर बढ़ गया, r इज r प्लस h. r जानते हैं आप, r प्लस h. अब मैं इस एक्सप्रेशन को g की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं. तो इसे g की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, r की जगह r प्लस h रख दो, तो 3 को 1 में रख दो. एक तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है. जब आप 3 को 1 में रख देंगे तो आपका g प्राइम आ जाएगा, इट्स gm बाय r प्लस h होल स्क्वायर. आप एक काम और करिए, इस इक्वेशन में कैपिटल R आप कॉमन ले लीजिए. दोबारा देखिए, यहां पर कैपिटल R आप कॉमन ले लीजिए. जब आप कैपिटल R कॉमन लेंगे तो देखो बाहर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आएगा. यहां अंदर बच जाएगा 1 प्लस h बाय r होल स्क्वायर. एक चीज और देखिए, अब आप जरा सा मेरे ख्याल से देख सकते हैं कि ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, दिस इज स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो आप लिख सकते हो हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय इट्स 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर. This is the value of acceleration due to gravity at a height h. ये हो जाएगा g by 1 plus h by r का होल स्क्वायर. सर ये कैसे आया 1 प्लस h अपॉन r? यहां से अगर मैं कॉमन लूं r, तो इसे भी r से डिवाइड करेंगे, इसे भी r से डिवाइड करेंगे. यस सर. ये होता है. और वो ऊपर लगा है स्क्वायर, तो जब मैं r कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा, r स्क्वायर आएगा. ओ यस सर. ये r से डिवाइड हुआ, ये भी r से डिवाइड हुआ, तो ये तो 1 हो गया. ये क्या आ गया, h by r. सर जी प्राइम की वैल्यू कम क्यों है जी से? और हाइट बढ़ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जितना दूर लेकर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी. फोर्स कम होने का मतलब है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कम हो जाएगा. इसलिए ना, जैसे जैसे आप उसको दूर लेकर जाते हैं फोर्स कम हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है. और एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है. फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा. हाँ जी सर. सर ये एच इसके कंपेरेबल है ना रेडियस ऑफ अर्थ के? अभी कुछ भी हो सकता है हर्षित, दिस इज द जनरल फॉर्मूला है ना. अभी h कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा वैलिड, इट्स ऑलवेज वैलिड. अब हम कंडीशंस पर आएंगे. अब मैं कहता हूं अगर h, या अभी थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं फिर आएंगे अप्रोक्सीमेशन. तो हर्षित अभी ये हर चीज के लिए वैलिड है, हाइट कम हो ज्यादा हो इक्वल हो जाए मैटर नहीं करता. g prime is g 1 plus h by r to the power minus 2. अब अगर मैं ये अज्यूम करूं, अब मैं यहां एक assumption में आ रहा हूं that h is very very less than r, कि आप जिस हाइट पर लेकर जा रहे हैं हाइट इज लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ. सर इक्वेशन 4 में हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, r स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस h बाय r का होल स्क्वायर.
वही नहीं बात है, आर स्क्वायर ऊपर भी चला जाएगा। हाँ, जो आप बाहर लेके जा रही हैं डिनोमिनेटर में तो जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा। वो कर सकती हैं आपको मसला नहीं, इसको तो बस नंबर ही तो आर प्लस एलसीएम लेंगे आप तो हो जाएगा आर प्लस एच स्क्वायर, फिर आर ऊपर चला गया, ये काम कर सकते हैं। ओके सर। अब h इज लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, अगर h बहुत बहुत कम है रेडियस से तो h बाय r जो होगा वो 1 से बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। मींस ये जो टर्म मैंने लिखी है ना, g प्राइम इज g इनटू 1 प्लस h बाय r टू द पावर -2, ये h बाय r 1 से बहुत छोटा हो जाएगा अगर हाइट बहुत कम है रेडियस की कंपेरेटिव। तो आप यहां पर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। अब अगर कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं जानता, सो देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब है अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, सो दिस 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज 1 प्लस nx, दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 प्लस एक्स की पावर n को आप 1 प्लस nx लिख सकते हैं, कंडीशन ये कि x 1 से कम होना चाहिए। तो यहां देखो 1 प्लस h बाय r को आप x समझिए, n की जगह -2 है, यहां भी आपका h बाय r 1 से बहुत छोटा है, तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो 1 की जगह देखिए 1 है, x की जगह देखिए h बाय r है, n की जगह देखिए -2 है, तो आप इसे लिख सकते हैं g प्राइम इज g 1 माइनस h 2h बाय। This is the binomial expansion that g prime is g 1 minus 2h by r. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात है। बट याद रखिएगा ये जो रिलेशन हमने लिखा था ये हमेशा वैलिड है, हाइट कुछ भी हो, बट ये रिलेशन डिराइव करते हुए आपने ये अप्रोक्सीमेशन यूज करी। सो दिस इज वैलिड ओनली इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन द रेडियस। बताइए ये क्लियर हुआ हाइट के साथ? Yes, sir. सर हमने तो- इसको डायरेक्टली जीरो क्यों नहीं मान लिया? जी सर इसको मतलब 1 से बहुत लेस है तो डायरेक्टली जीरो क्यों नहीं मान लिया हर बायनोमियल? बहुत कम चीज हर्षित जीरो नहीं होती, मतलब ये कम है लेकिन वेरिएशन तो होगा कुछ ना कुछ। 9.8 से 9 पॉइंट हो सकता है, 9.78 हो जाए, बट स्टिल दैट वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। इसलिए ओके सर। सो जैसे ही आप हाइट पर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हेंस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद हाइट। जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और इसे ऐसे याद रखिएगा, ऐसे वेरी करता है 1 बाय आर स्क्वायर से, ग्राफ बनाने में आसानी है। 1 बाय आर स्क्वायर से वेरी करता है जब आप किसी हाइट पर जाते हैं। इतना लिखिए, एक आध क्वेश्चन देखेंगे फिर डेप्थ के साथ वेरिएशन। इतना हो जाए मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सर जी सर, सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने कौन सा आर स्क्वायर कॉमन लिया है। हमने कौन सा आर स्क्वायर, ठीक है, ये है एक्सप्रेशन r प्लस एच का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसमें से एक r कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, ऐसे बचेगा r बाय r, कॉमन लेते हैं तो ऐसे तो सिखाते हैं कि दोनों को सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए और पूरे का होल स्क्वायर एज इट इज। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज r 1 प्लस एच बाय r का होल स्क्वायर। हाँ जी सामिया, यहाँ तक आया? यस सर। तो इसको मैं अलग अलग लिख दूं, आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। ओह यस सर। हुआ क्लियर? यस सर। भाई सबने लिख लिया? नेक्स्ट Sir, लिख रहे हैं, लिखिए लिखिए।
सही, आपने जहाँ से एजम्पशन किया है वहां से दोबारा समझा दीजिए। देखिए, ये अजम्पशन मैंने लिया है कि जो हाइट है, जिस हाइट पर आप बॉडी को लेकर जा रहे हो, वो हाइट अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल बहुत कम, h इज वेरी वेरी लेस देन। तो जब हाइट रेडियस के कंपेरेबल बहुत कम हो जाएगी तो h बाय आर, देखो न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो h बाय आर 1 से बहुत कम होगा। ये स्लाइड सबने लिख लिया ना स्लाइड तक? ये 1 से बहुत कम हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इसको मैं ऊपर ले गया तो ये -2 हो गया था। मुझे इसे एक्सपेंड करना है। इसे एक्सपेंड करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम कहता है अगर 1 पावर n जैसा कुछ लिखा हुआ है और इसमें आपका x 1 से बहुत छोटा है, इसे आप सिंपली लिख सकते हैं 1 + nx। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम आपसे कहता है 1 + x की पावर अगर n है और x बहुत छोटा है 1 से, तो इसे आप 1 + nx लिखते हैं। x इज वेरी वेरी लेस। अब इसमें वैल्यूज देखिए, इस जब आप इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो x की जगह है h बाय r, n की जगह है -2, ये लिखोगे तो 1 + nx था, तो 1, n की जगह आया -2, x की जगह आया h बाय r, ये लिख लिया। हाँ जी हुदा, आया अब? यस सर। लेकिन इसको डिराइव करते हुए आपने ये अप्रोक्सीमेशन ली, तो ये सिर्फ तब वैलिड जब हाइट रेडियस के कंपेरेबल बहुत कम। ये लिख लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन करें? यस सर एक सर। मिनट। कोई लिख लीजिएगा तो बताइएगा। एक बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, फिर डेप्थ करेंगे, फिर ढंग के न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, हाइट और डेप्थ मिलाकर। डन सर। सर डन। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, क्या वेट में चेंज आएगा अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आ रहा है? यस सर। यस सर। तो वेट ऑफ बॉडी जो होता है, which is also mg, will decrease with height. तो वेट भी बिल्कुल सेम अमाउंट से जाएगा जैसे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जाएगा। मास में कोई चेंज नहीं आता। मास में तो तब चेंज में आएगा जब तोड़ फोड़ दोगे कुछ, मास में कोई चेंज नहीं। तो एक बहुत बेसिक सा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे करके दिखाइएगा। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। एक सेकंड सर, प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। डन सर। So calculate percentage change in value of acceleration due to gravity at first height of 1600 kilometer, second height of 1 kilometer। तो देखो 60 अर्थ का जो रेडियस है, ये याद होना चाहिए आपको कि रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो परसेंटेज चेंज जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में, वो परसेंटेज चेंज डिपेंड करेगा कि हाइट है कौन सी, कितनी है। ये अर्थ का रेडियस इतना है 1600 किलोमीटर, बहुत कम नहीं। तो यहाँ आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, g/1 + h/r का होल स्क्वायर। बट यहाँ हाइट बहुत बहुत कम है, रेडियस 1 किलोमीटर है, रेडियस इतना ज्यादा है, तो आप यहाँ सिंपल इसे यूज कर दीजिए g × 1 - 2h/r। और परसेंटेज चेंज मुझे उम्मीद है सबको आना चाहिए कि परसेंटेज चेंज लेते हैं चेंज बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लास 6 में सिखाया जाता है। सॉल्व करिए और मुझे आंसर बता दीजिए, तो आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि कितना सीखा, और मुझे भी कि कुछ फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ आपको।
सर जी तो हम 10 ले सकते हैं ना? 9.8 ही लीजिए तो बेटर है। भाई सॉल्व जरूर करिएगा, मुझे दिख नहीं रहा कि आप सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे आप इस टॉपिक को। सर जी सर ये जी कौन सी ग्रेविटी है सर, 1600 किलोमीटर वाली थी? जी जी जब भी हम लिखते हैं ना तो अर्थ की सरफेस वाला होता है 9.8। ये सर ये नहीं सर, वो जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना सर चेंज निकालने का, ये ना उसमें जो जी है नीचे वाला सर। नीचे वाला ओरिजिनल है जो अर्थ की अच्छा। सरफेस प्राइम है जो 1600 की हाइट पर है। चलो जी चेक करते हैं, कई लोगों के आंसर्स आ गए। साजिद तुम्हारा कुछ ठीक लग रहा है तो देखिए फर्स्ट पार्ट 1600 किलोमीटर की हाइट पर आपको जी प्राइम चाहिए, तो जी प्राइम के लिए आप सिंपली रिलेशन यूज कीजिए, इट्स जी बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। चलिए अभी चेक करते हैं, तो ये आ गया जी बाय 1 प्लस एच कितना है 1600 किलोमीटर बाय आर विच इज 6400 किलोमीटर का होल स्क्वायर। सो ये जी प्राइम आया इट्स जी बाय 1 प्लस 1 बाय 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया जी बाय 1 प्लस 1 बाय 4 कितना आ जाएगा 5 बाय 4 का स्क्वायर। तो ये आया सिंपल सा 16 बाय 25 जी, ये आ गया। अब आप परसेंटेज चेंज निकालिए, परसेंटेज चेंज आ जाएगा इट्स जी प्राइम माइनस जी बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 100। काफी आंसर्स आए, गुड आंसर लिखते जाओ, अभी चेक कर लेता हूँ। जी प्राइम है 16 बाय 25 जी माइनस जी बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये g आ गया कॉमन, इट्स 16 बाय 25 माइनस 1 divided by g multiplied by 100. This g will cancel this g. So this is 25. 16 minus 25 is minus 9 into 100. तो ये 4 चला गया, ये आ गया माइनस ऑफ 36%। तो कुछ माइनस 36% है, माइनस साइन का मतलब यही हुआ कि ये डिक्रीज कर जाएगा। बताइए इसमें कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम? बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड वेरी। अरे हाँ से 100% हो ना, आ जाए माइनस 36। सर सर फर्स्ट का तो नेगेटिव कैसे हो 36 आया है, सेकंड का 100 है। देखते हैं सर परसेंटेज नेगेटिव कैसे हो सकती है? डिक्रीज कर रहा है ना। अगर किसी चीज के रेट 100 से 50 हो जाए तो 50% जो चेंज आया वो तो डिक्रीज हुआ, सो डिक्रीज नेगेटिव है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि डिक्रीज हो गया। चलो जी ये सबका हो गया। हाँ उधर आपसे सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हाइट बहुत कम दी हुई है, तो आप हाइट कम है रेडियस से बहुत ज्यादा, आप इसे यूज कर लीजिए। भाई देखिए ये आपकी सहूलियत के लिए है, इसलिए कि आप आसानी से कर लें। आप कहते हैं नहीं मुझे आसान नहीं चाहिए, टफ चाहिए, आप इसे यूज कर लीजिए, दिस इज मोर एक्यूरेट, ये एग्जैक्ट है। लेकिन दोनों में बहुत फर्क नहीं होगा, कैलकुलेशन में अच्छा खासा डिफरेंस होगा। h is 1, r is 6400. So your g prime is g 6400 minus 2. 6400 minus 2 कितना होगा 6198 by 6400। तो यहाँ जो परसेंटेज चेंज आएगा इट्स g प्राइम माइनस g
by G into 100. So that is G into 6398 by 6400 minus G by G into 100. बहुत कम आएगा ये नंबर, कुछ ना कुछ तो होगा. अगर मैं कैंसिल करूं G G G, ये कैंसिल हो गया. मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा. 6398 by 64 minus 1 multiplied by 100. इसे मैं और अगर जरा सा सॉल्व कर दूं, LCM 6400 आ जाएगा -2 by 6400 into 1. ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 by 32,000. बहुत ही माइन्यूट सा चेंज हो रहा है अगर आप 1 किलोमीटर की हाइट पर लेकर जा रहे हैं. फिर बताइए इसमें कोई परेशानी? और एक चीज और याद रखिएगा कि सेम चेंज आता है वेट में. सेम एग्जैक्टली सेम चेंज आएगा वेट. जो परसेंटेज चेंज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में है, वही परसेंटेज चेंज वेट में भी होता है. इतना हुआ. नेक्स्ट देखें डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है. यस सर. इसमें प्रॉब्लम किसी को? दानिश? नो सर. राहिब? हिमांशु? चलो ये बेसिक सा था, बेसिक सी कैलकुलेशन. इसके बाद नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है आपका सेकंड, वेरिएशन विद डेप्थ. अभी तो मैं हाइट में लेकर जा रहा था कुछ, अब अर्थ की सरफेस के अंदर लेके जा रहा है. वेरिएशन विद डेप्थ. ये इसको कुछ डेप्थ में लेके चलेंगे. ये अर्थ है. रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर, मास कैपिटल है. आपने क्या किया, बॉडी को आप यहां ले गए. ये ना आपने एक टनल खोदी यहां से, और इस टनल में आपने यहां ले जाकर इस बॉडी को रख दिया. तो जिस डेप्थ में आप लेकर जा रहे हो वो डेप्थ D. सो D इज डेप्थ. डेप्थ सरफेस से काउंट करते. ये पूरा रेडियस R था. तो अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये जो सेपरेशन बचेगा ये R माइनस D. अब ये अंदर रखा हुआ है. अगर आपको शेल थ्योरम का लास्ट स्टेटमेंट पता हो कि अगर एक सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर आप रख दोगे इस मास को, तो ये मास क्या करता है, इस सॉलिड स्फीयर को दो रीजन में डिवाइड कर देता है. सॉलिड स्फीयर को इसने दो रीजन में डिवाइड कर दिया. एक वो रीजन है जो इनसाइड है. दिस रीजन इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर. और एक ये रीजन है विच इज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर. ये भी हमने शेल थ्योरम में डिस्कस किया था कि ये जो इनसाइड वाला रीजन होगा, सिर्फ ये रीजन इस मास पर m पर फोर्स एक्सर्ट करेगा. मींस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो पूरे अर्थ की वजह से नहीं होगा, सिर्फ इस इनर रीजन की वजह से. सो मैं लिख देता हूं, ओनली इनर सॉलिड स्फीयर, दैट इज इनर सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना है, स्फीयर ऑफ रेडियस R minus D will exert gravitational force on small m. तो स्मॉल m पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ इनर सॉलिड स्फीयर एक्सर्ट करेगा और कोई इस वाले इस आउटसाइड की वजह से नहीं आएगा. जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो इनसाइड वाले की वजह से आएगी. ये आप एक हफ्ते में दूसरी बार सुन रहे हैं. ये चीज आपने लास्ट वीक भी सुनी थी जब शेल थ्योरम किया.
अब ये बहुत नेचुरल है कि जब स्मॉल एम पर ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ इतने पोर्शन की वजह से है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी सी का कंट्रीब्यूशन होगा। कैपिटल एम जो मैंने यूज किया था, दैट इज कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, पूरे अर्थ का मास। तो देखो जैसे हर्षित कह रहा है बहुत नेचुरल है, पूरे अर्थ का मास कैपिटल एम है तो ये इनर सॉलिड स्फीयर का मास कैपिटल एम से कम होगा। m prime is mass of inner solid sphere। तो जो inner solid sphere है उसका मास m prime है और ये m prime less than m, m से कम होगा। inner solid sphere का मास कम आएगा total solid sphere के मास। अभी देखेंगे कि m prime कैलकुलेट कैसे होगा। तो पहले तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सर इनर सॉलिड स्फीयर हम उस डॉटेड लाइन को कह रहे हैं ना? डॉटेड लाइन के इधर वाला इनर है, इसके बाहर वाला आउटर। मैं Okay, सिर्फ sir. अंदर वाला ले रहा हूँ जिसका रेडियस r माइनस डी। ये पूरा जो डॉटेड है ना, इस डॉटेड के अंदर जो भी मास बचा ये अपने आप में एक स्फीयर बनाएगा। अब मुझसे तो बिगड़ गया, दिख नहीं रहा स्फीयर जैसा, स्फीयर बनाएगा, उसकी बात कर रहा हूँ, उसका मास है। यस सर। डेप्थ डी जब आप आओगे तो योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी प्राइम। जी प्राइम को आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जी एम प्राइम डिवाइडेड बाय, अब ये जो r माइनस डी है भाई मैं इसको स्मॉल r लिख देता हूँ, फिर रखते रहेंगे इसकी वैल्यू भी। तो इसे आपने लिख दिया r स्क्वायर, इसे मैंने लिख दिया 1। अब आप ये तो पता है स्मॉल r माइनस डी है, ये तो मैटर नहीं करेगा। एक चीज मैटर करेगी, दैट इज m प्राइम। m प्राइम गिवन नहीं है, जो चीज गिवन है दैट इज मास ऑफ द एंटायर स्फीयर। इनर पोर्शन का मास नहीं पता, सो किसी तरह से आपको इस इनर पोर्शन का मास कैलकुलेट करना होगा। तो मास ऑफ इनर स्फीयर, इनर सॉलिड स्फीयर, दैट इज m प्राइम। ये हम कैलकुलेट करने के लिए यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड ऐसे कि पूरे स्फीयर का मास कितना है कैपिटल एम, पूरे स्फीयर का रेडियस कितना है r, दैट मींस और मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम पर। तो यूनिटरी मेथड बहुत ढंग से देखना, r इस m प्राइम की वैल्यू निकालेंगे। m प्राइम सॉलिड स्फीयर का है, दैट इज, और मैं डिटेल लिख रहा हूं, दैट इज मास ऑफ वॉल्यूम। इनर स्फीयर का वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई r। जो स्फीयर का वॉल्यूम ऐसे ही आता है, इज m प्राइम। इसे मैं m प्राइम कह रहा हूं। मेरा काम है किसी तरह से m प्राइम को m की टर्म्स में लिखना। जो बड़ा आसान सा काम है, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। मास ऑफ वॉल्यूम फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। इतने वॉल्यूम का जो मास है दैट इज मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मीन्स 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। इसका मास होगा m बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे मास बताइए, मास ऑफ 4/3 पाई, ये वाला जो वॉल्यूम, ये वाला, इतने वॉल्यूम का मास क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब। इसके लिए इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा m बाय 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब। 4/3 पाई विल कैंसिल दिस 4/3 पाई, और इसी को हम m प्राइम कह रहे हैं। तो यहां से m प्राइम मिल जाएगा, इट्स m r माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय r। सो यहां से m प्राइम मिल गया आपको। अब इसको मैं कुछ कह देता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन था gm प्राइम बाय r स्क्वायर, इसमें m प्राइम मिल गया 3 में, r आपको मिल गया 2 में। तो इस 2 और जो m प्राइम निकाला है 3 से, इसे 1 में सब्स्टिट्यूट कर। मैं फिर से कह रहा हूं, ये है ना इक्वेशन नंबर 1, इसमें m प्राइम सब्स्टिट्यूट करते हैं जो यहां कैलकुलेट किया,
और स्मॉल आर जो ये, तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे जी प्राइम हो जाएगा इट्स जी एम प्राइम. M prime is this, it's M into R minus D का cube divided by R cube, R square, which is R minus D square. So this will cancel this cube. So G prime is, it's Gn R minus D by R cube. अब R cube को ऐसे लिख सकते हैं, G prime is Gn R minus D, R cube को आप लिख सकते हो इट्स R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अभी जो Gm by R स्क्वायर है ये G है, तो आप लिख सकते हैं G प्राइम इज G R माइनस D by R. इसे आप दो फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज G स्मॉल r by कैपिटल R. ये भी एक एक्सप्रेशन है, R माइनस D को स्मॉल r लिखा था. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इट्स G, भाई इसको R से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा, अलग अलग कर दीजिए इसे R by R माइनस D by R, और इसे ऐसे लिख दीजिए G1 माइनस D by R. सो ये G प्राइम का एक एक्सप्रेशन और आ गया, ये आ गया G1 माइनस D by R. तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं, एक ये और एक ये, आपकी मर्जी है, आप जो भी चाहें यूज कर. अब इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा कि यहां भी डेप्थ के साथ कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद डेप्थ, डिक्रीज विद डेप्थ. अच्छा, अगर मैं अर्थ के सेंटर पे चला जाऊं तो मुझे बताओगे डेप्थ कितनी हो जाएगी? 0. डेप्थ 0 हो जाएगी. रेडियस इक्वल. हाँ, डेप्थ रेडियस sir. हाइट सरफेस से लेते हैं. हाँ, डेप्थ रेडियस की इक्वल हो जाएगी. स्मॉल r 0 हो जाएगा, स्मॉल r 0 होगा, बट डेप्थ तो रेडियस की इक्वल होगी. तो अगर आप अर्थ के सेंटर पे जाते हैं तो आप कहोगे कि जो डेप्थ है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. स्मॉल r अगर आप लिखना चाहते हैं, स्मॉल r होता है r माइनस डी, तो आ जाएगा r माइनस r विच इज इक्वल टू 0. स्मॉल r 0 होगा, बट डेप्थ तो रेडियस की इक्वल है. फिलहाल अगर मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करूं तो 1 माइनस r बाय r, ये ना d की जगह r रख दी, तो g प्राइम कितना आ गया? G1 माइनस 1, g प्राइम इज 0. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होने का मतलब है, सो एट सेंटर ऑफ अर्थ नो ग्रेविटेशनल फोर्स, no gravitational force acts on body. कोई gravitational force body पर act नहीं करे. This is known as weightlessness. भाई gravitational force 0 है तो weight भी 0 है. This is what we call weightlessness. इसे ही हम weightlessness कहते हैं कि weight 0 हो गया. तो सेंटर ऑफ अर्थ पर अगर आप कोई वेइंग मशीन ले जाएं, उसकी रीडिंग 0 होगी, कुछ भी रीड नहीं करेगी, weight 0. इतना लिखना शुरू कीजिए, डाउट्स बताते जाइए जैसे जैसे डाउट्स आते जाए, और जब ये लिख लो तो बताओ, स्लाइड चेंज कर दो. सर मतलब एक्सेलरेशन की ग्रेविटी के अपने जो वैल्यू है उससे बढ़ने का कोई चांस नहीं ना? नहीं, उससे बढ़ने का कोई चांस नहीं. इतना हो जाए मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. सर ये जो हमने रिलेशन निकाला यूनिटी मेथड से m प्राइम वाला, सर वो डेंसिटी से भी निकाल सकते थे? एक ही बात है, डेंसिटी तो है, मास बाय वॉल्यूम जो मैंने लिखा है दैट्स डेंसिटी. मास ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इसी को तो डेंसिटी कहते हैं. और इसे रो लिखा है. यस सर.
No, हो गया? नो सर. जी फातिमा, ये पूरा आता है. ये बहुत कॉमन डेरिवेशन है. सर नेक्स्ट स्लाइड। वे लिखा हुआ है ना? Yes, sir. नो सर. आप लोग लिख रहे हैं तो बताइए. चलिए देखिए, और ये भी याद रखिएगा कि जी प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ग्राफ बनाने में काम आएगा. ये है ना, प्रोपोर्शनल टू आर. भाई आप सबने लिख लिया? नो सर. सर 1 सेकंड के लिए सर पिछली स्लाइड पे क्लिक कर देंगे. जी. थैंक यू सर. सर जी डैश का भी जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये भी कह सकते हैं ना. क्या क्या दोबारा? जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. क्यों भाई, ऐसा क्यों कहेंगे? सर क्योंकि पिछले इसमें हमने आर क्यूब से तो जी एम बाय आर स्क्वायर निकाला ना. कहाँ निकाला बताइए, किस स्टेप की बात कर रहे हैं? पिछली स्लाइड में. और पीछे जाओ. नहीं नहीं सर सर इसी में. हाँ, सर ये जी डैश इक्वल जी एम इंटू आर माइनस डी अपॉन ये आर नहीं क्यूब. दिख तुम्हें आर माइनस डी ऊपर? जी, यस ये भी तो है. यहाँ भी तो आर की डिपेंडेंसीज है, तो सिर्फ आप आर कैसे देख रहे हैं? ठीक है सर. गॉट इट सर.
और दूसरी बात, वेरिएशन हम वेरिएबल्स के साथ देखते हैं, स्मॉल आर के साथ देखते हैं, कैपिटल आर के साथ नहीं। कैपिटल आर तो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ भी अगर आप देखो ये पूरा तो कांस्टेंट है, आर माइनस डी स्मॉल आर, इट्स प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर ओनली। चलिए सब लिख चुके हैं इतना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, फिर से बेसिक सा क्वेश्चन, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको समझ में आया नहीं आया। अब देखो हाइट में तो दो अलग अलग रिलेशन हैं, ज्यादा हाइट का रिलेशन अलग होता है, कम हाइट का रिलेशन ऐसा है, ऐसा कुछ डेप्थ में नहीं होता, एक ही रिलेशन आता है। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज in value of acceleration due to gravity in depth of 1600 किलोमीटर। जरा करके दिखाना मुझे क्या आ रहा है रिजल्ट, सॉल्व करिए और बताइए। कैलकुलेट करिए, आंसर क्या है। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना जानते हैं आप लास्ट सेक्शन से। सर रेडियस अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। ओके सर। याद है, इसको याद रखिए, गिवन नहीं होगा। गुड साजिद, सही आ रहा है, साजिद का सही है। और आंसर्स उज़ैर, चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, कितना डिक्रीज हुआ। आप ये जी सर, जी सर, सॉरी सर। ठीक है आसिया, साजिद साइन भी लगाना है, साइन इंपॉर्टेंट है। हाँ आतिफ, सही आ रहा है आपका, गुड। जी उज़ैर ठीक है, अलीना का ठीक आ रहा है। ठीक है रमशा, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो ये आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, जी प्राइम इज जी 1 माइनस डी बाय आर, एक लाइन की कैलकुलेशन। जी हुदा सही आ रहा है, जी 1 माइनस डी इज 1600 बाय 6400। सो ये जी प्राइम आ गया जी 1 माइनस 1 बाय 4। सो ये जी प्राइम आ गया जी 3g बाय 4। तो परसेंटेज चेंज आप ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ जो परसेंटेज चेंज आता है g prime minus g by g multiplied by, so g prime is 3g by 4 minus g by g multiplied by 100। तो ये आ गया माइनस जी बाय 4 इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय, देखिए कैंसिल हो गया, 4 और 100 25 हो जाएगा, माइनस 25%। कि 25% तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। सेम डिक्रीज इन वेट, पूछता है वेट में कितना डिक्रीज होगा, सेम, कोई फर्क नहीं है, 25% से वेट डिक्रीज हो जाएगा, एग्जैक्टली 25% से वेट कम हो रहा है। सर लेकिन माइनस का साइन क्यों है? कम हो रहा है ना बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आप डेप्थ में लेके जा रहे हैं डिक्रीज हो रहा है। सर अगर वो कैलकुलेशन नहीं भी आएगा तब भी हमें लगाना है। हमेशा आएगा, आप जब भी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल क्वांटिटी कम हो रही है ना, इनिशियल ज्यादा है, डेप्थ में कम हो रहा है, तो अपने आप नेगेटिव साइन आएगा, छूटेगा नहीं। सर लेकिन मेरे में तो नहीं आया। जी सर लेकिन मेरे में तो नहीं आया। आपने जी प्राइम माइनस जी की जगह जी माइनस जी प्राइम कर दिया, देखिए जरा टाइम। नहीं सर, जी प्राइम माइनस जी। जी प्राइम की वैल्यू क्या रखी है आपने?
सर 12.5। 12.5 ये गलत आ रहा है, 7.5 आएगा आंसर। 12.5 आपका गलत है, चेक कीजिए आप, माइनस कर रही ऐड कर दिया आप। ठीक है, डन। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो कम आएगा, 3g/4 कम आएगा, g से कम आएगा। ओके सर, आ गया सर। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, कहता है ग्राफ प्लॉट करो, प्लॉट g वर्सेस r ग्राफ। अब यहाँ उसका मतलब होता है सारे वेरिएशंस दिखा दो, हाइट डेप्थ हर तरह के वेरिएशंस जो भी हैं वो सारे वेरिएशंस दिखाएंगे। तो देखिए आप वो वेरिएशंस कैसे दिखाएंगे। दिस इज r एंड दिस इज, हम यहां से शुरू करेंगे जीरो से, लाइक r 0 है, r कैपिटल R है, r ग्रेटर देन कैपिटल R है, r लेस देन कैपिटल। जब r 0 है तो ये वाला जो रीजन है ये है इनसाइड, है ना, रेडियस अर्थ के रेडियस से कम है, अगर ये कुछ ऐसा है, दिस इज अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। पॉइंट अगर यहां पर है तो ये सेपरेशन रेडियस से कम है इनसाइड, यहां पर है, इसको मैं स्मॉल r कह रहा हूं, रेडियस से कम है इनसाइड, लेकिन पॉइंट यहां चला गया, इस सेपरेशन को मैं स्मॉल r कह रहा हूं, रेडियस से ज्यादा है, दिस इज आउटसाइड। तो इनसाइड जो ग्राफ होगा इज अ लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर है। जैसे आप इसके बाहर जाएंगे अब वेरिएशन आएगा। तो इनसाइड जो g प्राइम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, आउटसाइड हमने लिखा था इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये इनसाइड है लीनियर और ये आउटसाइड है, दिस इज आउटसाइड। बताइए ये क्लियर है? ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। यस सर। सर जी सर। सर आउटसाइड मतलब सर सरफेस और उसके ऊपर ना सर? हाँ सरफेस के ऊपर, सरफेस तो एक पॉइंट है ना, सरफेस पर तो मैक्सिमम है, जस्ट एक पॉइंट है, सरफेस के बाहर जब आप जाएंगे तो फिर वही। ओके सर। सर ये लीनियर क्यों है? स्ट्रेट लाइन है। अब सर वो क्या कहते हैं, अभी प्रूफ किया था। आर स्क्वायर पे डिपेंड करता था ना। अरे यार अभी तो हमने डिस्कस किया आपके साथ हर्षित, प्रोपोर्शनल टू आर, ये तो डिस्कशन हुआ था अभी। यस सर। ओके सर, आउटसाइड क्या था, 1/r² से इनसाइड तो प्रोपोर्शनल था। नहीं सर मैंने वो नोट नहीं किया एक्चुअली। अभी हो गया था। 1 सेकंड सर। डन सर। सर एक बार वाली स्लाइड दिखा दीजिए, जिससे मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। थैंक यू सर। आप प्रॉपर नोट्स नहीं लेते हैं क्या? नहीं सर, वो अभी डिस्कनेक्ट हो गया था तभी शायद। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ शेप। Shape of Earth on acceleration due to gravity. देखिए शेप का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है ना, एलिप्सॉइड है, ऐसा है। ये इक्वेटोरियल रेडियस है, ये पोलर रेडियस है।
ये रेडियस है इक्वेटर का, ये रेडियस है पोल का. दिस इज इक्वेटोरियल रेडियस. Equatorial radius and this is polar radius. तो ये बहुत क्लियर है कि इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू पोलर रेडियस. देखकर पता चल रहा है कि इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है पोल से. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर होती है gm/re². जब आप पोल्स पर लोगे तो पोल का रेडियस आप यूज करेंगे gm/rp². अब यहां देखो re इज ग्रेटर देन rp, तो बहुत ऑब्वियस है कि ge इज लेस देन gp. ये ज्यादा है डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर कम है, तो यहाँ वैल्यू कम होगी, यहाँ ज्यादा होगी. तो हेंस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is higher at poles than equator. तो यहां भी शेप की वजह से फर्क पड़ता है. चलिए लिख लीजिए. जब हम 6400 लेते हैं दैट्स एन एवरेज रेडियस, तो एवरेज है दोनों. सर ड्यू टू ग्रेविटी इसके बाद क्या लिखा है? ग्रेविटी इज हायर एट पोल्स देन इक्वेटर. पोल्स पर वैल्यू ज्यादा है, इक्वेटर पर वैल्यू कम. पोल्स देन इक्वेटर. अभी लिख लिया आप सबने? जी सर. Yes, sir. यार यही